Hello friends, welcome you all in my channel Knowledge in Bulk. So friends, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, पर क्योंकि वर्ष 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया और इसे एक लीगल राइट बनाया गया। उसी वर्ष इसे आर्टिकल 300 ए के पार्ट 12 में डाल दिया गया। तो आज हम देखते हैं, आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इस क्रम में पहला फंडामेंटल राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से 18 तक में आता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब कानून के समान सभी लोग इक्वल हैं, कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। यानी कि स्टेट किसी भी सिटीज़न के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक में आता है। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? आज़ादी का अधिकार। इसके अंदर 6 प्रकार की आज़ादी का वर्णन किया गया है। तो पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है। आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब केवल ओरल नहीं होता। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप रिटन तरीके से भी अपनी बात को लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ विदाउट आर्म्स, यानी कि आपको कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, आपको पीसफुली असेंबल होने का अधिकार है, आप हथियारों को लेकर नहीं जा सकते। दूसरा आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं और किसी भी एसोसिएशन को बना सकते हैं और साथ ही उसका हिस्सा बन सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी कि आपको भारत देश में किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने का अधिकार है। आप फ्री हैं, आप किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना घर बना के रह सकते हैं, टेम्परेरीली और परमानेंटली। इट्स अप टू योर विश। स्टेट आपको नहीं रोकता है। देन आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, यानी कि आपको किसी भी प्रोफेशन को चुनने का अधिकार है। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन पे डिपेंड करता है और आपकी विलनेस पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्यूपेशन को चुनना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स, एट द एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू कि कोई भी राइट्स आपको नेगेटिव फ्रीडम को यूज़ करने की आज़ादी नहीं देता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 के तहत आता है। इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता, किसी को भी जबरन किसी फोर्स लेबर के लिए नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर दूसरा आता है पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। देखिए, ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है, यानी कि 14 ईयर्स से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी जगह पर
किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में ना रखा जाए, यानी कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई काम ना लिया जाए, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब कोई एक बच्चा अपनी बॉडीली और ब्रेनली डेवलपमेंट स्टेज में होता है, यानी कि ये उसका ग्रोथ ईयर होता है। सो इस एज में सरकार की यह कोशिश रहती है कि उसको स्कूल भेजा जाए, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो, ताकि वो एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह वर्क करे और वो अपने ग्रोथ ईयर्स में फुल्ली अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे, ना कि किसी रोज़गार में व्यस्त रहे। तो सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खासकर हार्मफुल वर्क इन्वायरमेंट से दूर रखने के लिए काफ़ी सारे लॉज को बनाया हुआ है। फिर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के तहत आता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने धर्म को अपने अनुसार जीने का और अपने अनुसार रखने की पूरी आज़ादी है। किसी भी व्यक्ति का क्या धर्म होगा, या वो किस धर्म का पालन करेगा या किस धर्म का प्रचार करेगा, इसमें ना तो कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा और ना ही इसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा। कंप्लीट उसकी विलनेस पे डिपेंड करता है और इसे ही हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 5th नंबर पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट आर्टिकल 29 और 30 के तहत आता है। बेसिकली यह राइट माइनॉरिटीज़ के लिए है, क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ के कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक दिन वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो सरकार इस राइट के तहत उनके कल्चर को प्रिजर्व करने का कार्य करती है। इसके अंदर 2 तरीके की फ्रीडम आती हैं। पहला फ्रीडम है कि किसी भी कल्चरल माइनॉरिटी को अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। और इसके अंदर दूसरा अधिकार आता है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उन्हें इस चीज़ का अधिकार दिया जाता है कि वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं और उसका पूरा कार्यभार संभाल सकते हैं। And then last but not the least, 7th fundamental right. So that is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies आर्टिकल 32 के तहत आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे संविधान का फादर भी कहा जाता है, उन्होंने इस आर्टिकल के बारे में कहा कि दिस इज़ द सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स 7th फंडामेंटल राइट सारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में सबसे पावरफुल, सबसे स्पेशल है। इस फंडामेंटल राइट के तहत कोई भी व्यक्ति यदि उसके किसी भी अन्य 6 फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, वहाँ पे अपील कर सकता है। एंड आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हर उस इंसान के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है जिसने किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट का हनन किया हो। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment below and share it with your friends.